हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 4 आ गया है और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आज? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड वेरिएशन इन स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी होता क्या है? स्मॉल जी होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर समझना है, ये कहानी समझना है, तो बेटर होगा वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 देख लो। यूट्यूब पे टाइप करना होगा ग्रेविटेशन 2 फिजिक्स वाला और ग्रेविटेशन 3 फिजिक्स वाला। ग्रेविटेशन 3 का इस वीडियो से काफी रिश्ता है। नहीं भी देखोगे तो ये वीडियो 100% समझ में आएगा और देख लोगे तो 200% समझ में आएगा, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जी। और मैंने पिछले वीडियो में सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड समझाई है, इसमें भी पूरा डिटेल में समझाया है, कोई टेंशन नहीं। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से अर्थ का जी चेंज होता है ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस। जब अर्थ से हम ऊपर जाते हैं, h हाइट ऊपर गए तो जी की ये वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो इन फॉर्मुलेस को पहले नोट कर लो, तब वीडियो को स्टार्ट करो, मजा आएगा। हम अर्थ के जब नीचे जाते हैं ड्यू टू डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में हम नीचे की तरफ जाएंगे तब भी जी की वैल्यू चेंज होती है, उसका ये फॉर्मूला आता है। और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो स्पिन करती है उसकी वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है, उसका ये फॉर्मूला है इक्वेटर पे, पोल पे और जनरल फॉर्मूला। तो इस वीडियो में ये सारी चीजों की डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल कंसेप्ट सब कवर है, इसके बाहर से कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो नोट्स उठा लें, पेन उठा लें, अगल बगल के डिस्टरबेंस बंद कर लें, चूहे को खाना बंद कर दें, लोगों से बातें करना बंद करें, फोन को साइड रख दें। सर फोन में तो वीडियो देख रहे हैं तो फोन उठाना बंद कर दें, व्हाट्सएप चलाना बंद कर दें, सारी चीजें बंद करें और एक बार में वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन कैसे कैसे होता है। तो बच्चों कॉपी के पन्ने खोल लें, पेन हाथ में निकाल लें और लिखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी वो फोर्स होती है जिसकी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा। बाकी प्लैनेट के लिए हम ग्रेविटी वर्ड यूज नहीं करते, ग्रेविटी वर्ड अर्थ का है अपना। ठीक है, इनका अपना बनाया हुआ है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचेगी उसको आप वेट भी बोलते हो और उसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, और ग्रेविटेशनल वर्ड सब पे लग जाता है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल ये खूबसूरत सा जी, जिसकी वैल्यू आपने देख रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई लोग उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, जो कि एक तरह से सही भी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो पहले समझते हैं कि ये आया कहां से टर्म। ठीक है, तो मान लो यहां पे अर्थ है, मानना क्या सर, अर्थ तो हमारे नीचे हमारे ऊपर हर तरफ अर्थ है, और अर्थ के यहां पे मान लो आप खड़े हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर माना मैंने, अपने घर की छत पे, किसी टावर की छत पे आप खड़े हो। ठीक है, आपका मास स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M। अर्थ के सेंटर से आपके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस हमने ले लिया r। अर्थ के सेंटर से आपके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हमने लिया r। हमने पूछा अर्थ आपको विथ हाउ मच फोर्स अट्रैक्ट कर रही, अर्थ आपको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही। आप बोलोगे अर्थ जिस फोर्स से खींचती है उसको हम सर वेट कहते हैं, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। अर्थ हमें यहां से अपने सेंटर की तरफ खींचेगी विथ अ फोर्स mg। ठीक है, तो mg फोर्स से अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही, उसी को हम वेट कहते हैं। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं, जो कि आप पढ़ चुके हो ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलता है दो मासेस के बीच में कितनी फोर्स है। तो आपके और अर्थ के बीच में कितनी फोर्स होगी? G
m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। हम तो कहेंगे अर्थ आपको इस फोर्स से खींच रहा, यही तो फोर्स है अर्थ और आपके बीच में। आप कह रहे हैं अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा वो mg है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स सेम होंगी। अर्थ जिस फोर्स से खींचता है उसको आप mg बोल रहे, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा कि आप और अर्थ के बीच की फोर्स है gmm अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब gmm बटे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। दोनों फोर्सेस सेम है, m से m मर गया, यहां से g की वैल्यू आ रही gm बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमें समझ में आया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर r की वैल्यू वेरी करेगी तो g की वैल्यू भी वेरी करेगी। मतलब आप अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जाओगे तो g की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी भाई। ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे, ऊपर नीचे तो कोई मतलब नहीं यूनिवर्स में। आप अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे तो इस r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ेगी तो g की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब g कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए टॉपिक है वेरिएशन इन g। ठीक है, फिर सर ये वैल्यू हम कैसे लेते हैं 9.8 या 10? तो बच्चों ये वैल्यू हम लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे। कहां पे लेते हैं? सरफेस ऑफ अर्थ पे, या थोड़ा सा ऊपर नीचे, जिससे फर्क नहीं पड़े। अगर हम इसी फॉर्मूले को सरफेस ऑफ अर्थ पे लगाएं, आपको मैं यहां बैठा दूं अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे बैठाने पे आप और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, जो r है, वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। अगर आप अर्थ के सरफेस पे आ गए तो अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ अर्थ, उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर होगा सरफेस के, पर वो हाइट इतनी कम होगी कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर अर्थ के सरफेस पे आ गए तो ये छोटा r जो हमने लिया था, जो कि वैरी कर सकता था, अर्थ से ऊपर जाओ नीचे आओ, जो कि वैरी कर सकता था, सरफेस पे आने पे ये r कांस्टेंट हो गया r के बराबर। अब g की वैल्यू हो जाएगी gm अपॉन r का स्क्वायर। बोलो सही है? और ये है वो g की वैल्यू जो हम यहां पर रखते हैं। कैपिटल G कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन को नोट कर लो, इसको याद कर लो, जुबान पे रट लो, गाना बना लो। ये एक्सप्रेशन हमें बहुत यूज करना है ग्रेविटेशन में आगे। G इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE का स्क्वायर। क्या हमेशा G की वैल्यू यही होगी? G की वैल्यू R पे डिपेंड करती है, पर सरफेस ऑफ अर्थ पे G की वैल्यू GME अपॉन RE का स्क्वायर होगी। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब हम चाहते हैं G की हम ये वैल्यू निकालें सरफेस पे। ठीक है, तो कैपिटल G की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दो। पुट किया जाए तो यहां मैं आपको सबकी वैल्यू बताता हूं इस लेक्चर में, और बहुत यूज होगी ये। कैपिटल G सबको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ नियरली, क्योंकि एग्जैक्टली कैसे बताएंगे, किसी ने अर्थ को तराजू पे रख के तो तौला नहीं है, तो 5.94 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी होता है। तो हम 5.94 की जगह 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी ले रहे। रेडियस ऑफ अर्थ नियरली 6400 किलोमीटर होता है। वैसे पेपर में जो देगा वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में वो चाहेगा कि 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच करे, तो वो कुछ भी वैल्यू दे सकता है इसकी। हो सकता हो वो रेडियस ऑफ अर्थ को 6000 किलोमीटर दे दे, तो आप उसी को मान लेना। जो दे भाई उसको बिलीव करना। हो सकता हो 6300 किलोमीटर दे दे, तो उसको मान लेना, क्योंकि अर्थ यूनिफॉर्म भी नहीं है। कहीं पे अर्थ का रेडियस ज्यादा होता है, कहीं पे कम। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है, सब चीजें नई नई आ रही हैं।
तो आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल एक वैल्यू ये मिलती है 6400 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे हमने पुट की, जी की जगह 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। पुट करने पे हमको जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.79 मिलती है, उसको हम 9.8 मानते हैं, और वो ऐसा होता है न्यूमेरिकल इजी बनाने के लिए हम 10 भी रख देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू आती कहां से है और इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये है कि आप किसी मास को ले लो अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब आप बोलो अर्थ इसे कितनी फोर्स से खींच रही, आप बोलोगे वेट। अर्थ जिस फोर्स से खींचती है वो वेट कितना है mg। फिर हमने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इसके बीच में फोर्स ये होगी, मतलब ये फोर्स और वो फोर्स सेम है, इक्वेट किया, जी की वैल्यू आई। फिर हमने कहा ये जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरी कर रही आर के साथ, जैसे जैसे आर बढ़ेगा घटेगा जी वेरी। तो हमने कहा ये वैल्यू कहां पे है, तो ये सरफेस पे है। सरफेस पे ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ये लिखा, फिर कांस्टेंट की वैल्यू डाली और वो आया। काम की बात ये है भैया कि इसको याद कर लो प्यारे बच्चों, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन जी आर ई स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब इतने पे सवाल क्या बन सकता है, कोई हलवा हलवा सवाल बनेंगे, बहुत अच्छे सवाल तो बनेंगे नहीं इतने पे। इतने पे सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भैया यहां पे हमारे पास अर्थ है, आप बोलोगे ठीक है। आप बोलोगे इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, इस बंदे का वेट यहां पे मान लो 20 न्यूटन है, ठीक। फिर हमने कहा यहां हमारे पास कोई और प्लैनेट है, ठीक है, कोई प्लैनेट हमारे पास है, जोम युम यांग गिंग यांग लूंगा रिटू ऐसा कोई प्लैनेट है, ठीक है। और इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का आधा है, और इस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का 1/3 है। हमने कहा इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, वही बंदा, सेम बंदा, बंदा बी, ये बंदा इंटरस्टेलर मूवी से देख के इस प्लैनेट से इस प्लैनेट पे पहुंच गया। हमने कहा यहां पे इसका वेट कितना होगा, तो बड़ा आसान सा हलवा सवाल है। वेट की वैल्यू क्या होगी, m इंटू जी, और यहां पे वेट की वैल्यू क्या होगी, m इंटू जी डैश। भाई यहां का g अर्थ से अलग होगा, डिवाइड कर लो, w डैश अपॉन w, इसको इससे डिवाइड किया, m दोनों जगह सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता, पुरानी कहानी, g डैश बाई g बोल सकते हैं। अब g की वैल्यू क्या है, याद रखो बच्चों, g की वैल्यू क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहां g डैश की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल G। अब g डैश इस प्लैनेट का है, तो इस प्लैनेट का मास अपॉन इस प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये वाला g, अर्थ का g मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है? हमें वहां पे वेट चाहिए था, यहां mg वहां mg डैश, डिवाइड कर लिया। g डैश की वैल्यू, अब इस प्लैनेट के लिए जब g लिखोगे तो इस प्लैनेट का की क्या हो जाएगा, g मास ऑफ दिस प्लैनेट, रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट का स्क्वायर। g से g मर जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, ये ऊपर चला जाएगा, आर ई अपॉन आर ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ को r लिख लो, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, r/2, सो r/2 का स्क्वायर। मास ऑफ प्लैनेट क्या है, मास ऑफ अर्थ बाई 3, तो m/3, और मास ऑफ अर्थ को m मान लो, ठीक है। यहां से r मर गया, mm मर गया, 2 का स्क्वायर 4/3, सो ये जो वैल्यू आ रही है, आ रही 4/3। बोलो ठीक है। Why this colaveri, 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 D, D, D,
dy this equal very ठीक है। 2 का स्क्वायर 4/3 कहानी खत्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ बचा नहीं। w डैश अपॉन w इज इक्वल्स टू 4/3, w डैश नहीं पता, w की वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू 4/3, यहां से w डैश हो जाएगा 24 जा 80/3। तो इस प्लैनेट पे उस बंदे का वेट होगा 80/3 न्यूटन। क्लियर है, मास भी चेंज हो गया और रेडियस भी चेंज हो गया। ऐसे ही वो करते हैं मून पे निकालो तो बता देंगे मून पे मास इतना है, मून का रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में इतना है, वगैरह वगैरह। क्लियर है, G इज इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर याद कर लिया। किसी और प्लैनेट पे गए, हमने वहां के लिए भी वही लिखा, वहां पे वेट पूछा, हमने ये वगैरह किया, हलवा सवाल, इजी सा। क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई G इज इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर पे। ठीक है सर, माना हमने, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमसे। अच्छा, अब बात करते हैं वेरिएशन इन जी की, जिस टॉपिक का आप वेट कर रहे थे, वेरिएशन इन जी। तो बच्चों जी की वेरिएशन हमें बेसिकली 3 तरह से पढ़नी है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हाइट और डेप्थ फ्रॉम सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे या अर्थ के सरफेस के नीचे आने पर जी में कैसा वेरिएशन होगा, दोनों में घटता है, देखेंगे कैसे घटता है। दूसरा हम बात करेंगे बड़ा ही फर्जी सा, शेप ऑफ अर्थ के ऊपर। हमने आपको बताया अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ऑल्दो हम ज्यादातर न्यूमेरिकल में अज्यूम कर लेंगे, फिर भी इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। फिर हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर। अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेट करने से अगर आप अर्थ के ऊपर बैठोगे तो आपके ऊपर लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, आपको बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो उससे भी ग्रेविटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हाइट और डेप्थ से, उसके बाद चलेंगे शेप ऑफ अर्थ, फिर रोटेशन ऑफ अर्थ। तो चलिए भाई हेडिंग लगाइए, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी as we go above earth surface, variation in G, variation in G as we go above earth surface। सर मैं नहीं जाएगा, मैं तो सरफेस पे रहेगा, मेरी वैल्यू 9.8, मेरे को ये नहीं पढ़ना। मैं बच गया बच गया बच गया। अरे सर क्वेश्चन तो आ गया सर, क्या करें। चलो वेरिएशन इन जी एज वी गो अबव अर्थ सरफेस। तो चलो मान लो कभी तुम्हारा दिल किया कि तुम अर्थ के सरफेस के ऊपर भागो, तुम भाग के यहां पहुंच गए, आसमां के टुंडुंग लाखों तारे टुंडुंग। हमने कहा हम यहां पहुंच गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा यहां पे जी की वैल्यू बताओ, तो हमने कहा यहां पे मान लेते हैं हम सेंटर से कितना ऊपर हैं, हमेशा सेंटर को ध्यान देना। हम सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर है, या मान लो हम सरफेस से h हाइट ऊपर हैं, सेंटर से r डिस्टेंस दूर है या सरफेस से h हाइट ऊपर है। हम पूछें इस मास m को अर्थ किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, तो आप बोलोगे मास m को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा वो है उसका वेट mg। अब mg की जगह mg डैश लिख लो, क्योंकि यहां g की वो वैल्यू नहीं होगी। मतलब अब एक फील ले लो कि g जो है ना वो यही है, ऐसे यार कुछ तो मतलब अपने उसूल रखो कि g तो यही है जो सरफेस पे होता है, बाकी कहीं g है तो उसको हम g डैश बोल लें यार कम से कम। तो हमने कहा यहां पे जो g की वैल्यू है उसको हम g डैश बोल लें। तो अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है विद अ फोर्स mg डैश, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अर्थ और इस मास के बीच की फोर्स है g m बटे r स्क्वायर। m इसका मास, कैपिटल M अर्थ का मास, r इनके बीच का डिस्टेंस।
क्लियर है? ये दोनों फोर्सेस सेम है। m से m मर गया, g डैश की वैल्यू gm बटे r स्क्वायर। तो हमें समझ में आ रहा, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे इस r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे g डैश की वैल्यू घटेगी। सो एज वी गो अबव अर्थ सरफेस r इंक्रीजेस, और r इंक्रीज करेगा तो g डैश डिक्रीजेस। मतलब अर्थ के ऊपर जाने पर g की वैल्यू घटती जाएगी। लॉजिकल भी है। सोचो, आप अर्थ से जितना दूर जाओगे अर्थ आप पे ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो कम हो जाएगी। आप अर्थ से दूर जाते जाओ आप पे लगने वाली फोर्स कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप आजाद हो रहे हो कि नहीं? और एक टाइम पूरे आजाद हो जाओगे तो आप एस्केप कर जाओगे, एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, खैर, हाँ। तो जैसे जैसे ऊपर गए g डिक्रीज किया। जरा इसको h के टर्म्स में पढ़ने की कोशिश करें, इन टर्म्स ऑफ h। बच्चों ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच, बोल सकते हैं। ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आर ई प्लस एच। यहां पे पुट कर दो, g डैश इज इक्वल्स टू जी एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो सही है? अच्छा, अब इस g डैश को कंपेयर करते हैं ओरिजिनल g से, कि इसके कंपैरिजन में कितनी कम हुई g की वैल्यू। कैसे करोगे समझो। gm, m किसका है? अर्थ का मास। तो gme की वैल्यू क्या रखोगे? gre का स्क्वायर। अब ये चीज एकदम पकड़ के रखो, ये फॉर्मूला जहां जहां तुम्हें अब दिखे gme उसकी जगह gre का स्क्वायर। तो gre का स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हम? h के टर्म्स में देख रहे हैं g की नई वैल्यू क्या है, तो r की जगह आर ई प्लस एच रख दिया। फिर हमने कहा कि यार हम पिछले वाले g से कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमने कहा यार ये जो gme की वैल्यू है उसकी जगह gre स्क्वायर लिख लेते हैं। अब g डैश और g में रिलेशन मिलने लगेगा। इस re को नीचे भेज दो तो g अपॉन ये re का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर घुस जाएगा, स्क्वायर के अंदर घुस के डिवाइड हो जाएगा, ये भी स्क्वायर इसके अंदर जाके घुस जाएगा। आर ई बाई आर ई कितना आएगा? 1h बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ h। क्या एक्सप्रेशन है? g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ हाइट। मान लो सीधा आपसे कोई बोल दे कि अर्थ के सरफेस से हम 1000 किलोमीटर ऊपर हैं, तभी फर्क पड़ेगा। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब यहां 100 रखेगा भाई साहब, यहां 100 रखोगे, नीचे 6400 किलोमीटर, यहां तुम 100 मीटर, जीरो हो जाएगा ये टर्म। तो वही वैल्यू आएगी g डैश की वैल्यू g। इसीलिए अर्थ के सरफेस से जब हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे अपने घर की छत पे खड़े हैं, टावर पे खड़े हैं, कहीं भी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं, माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं, 8 किलोमीटर ऊपर, 8 किलोमीटर ऊपर खड़े हैं, तो यहां 8, यहां 6400, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, करीब करीब जीरो। तो g डैश की वैल्यू g ही आती है। अरे माउंट एवरेस्ट तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा है, आई गिव यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग। मान लो कि, कैसे बताऊं, मान लो ये अर्थ है, तो आपको लग रहा है माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, पर आप अर्थ के बाहर से देखोगे ना तो माउंट एवरेस्ट इस ग्लव्स के जो छोटे छोटे रेशे हैं ना उसके बराबर हाइट का है। यस दैट्स ट्रू। अगर ये अर्थ है जबकि ये स्फीयर नहीं है, मान लो अर्थ ऐसा दिख रहा आपको बाहर से, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं मार्कर से एक डॉट लगा दूं ना, उस डॉट की जो हाइट होगी वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अब समझ में आया? हमें लगता है माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, अर्थ के बाहर से देखो तो अर्थ पूरी फ्लैट दिखती है। ऐसा थोड़ी ना दिखती कैसे यहाँ पहाड़ बना है, यहाँ तुम्हारा घर है, जैसा टीवीज में दिखाते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं यहाँ घर दिख रहा है, बिल्डिंग, कुछ नहीं दिखता। फ्लैट सरफेस, हाइट बहुत छोटी है, बहुत छोटी। जैसे हमारे मान लो प्लास्टिक की बॉल हो, जिससे बच्चे खेलते हैं, या फुटबॉल हो, फुटबॉल पे आप एक स्टिकर चिपका लो, उस स्टिकर की जो हाइट होती है ना, इतनी पतली सी थिकनेस, वो है माउंट एवरेस्ट। सो जी की वैल्यू नॉर्मली अर्थ के सरफेस पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी जब तक एच की वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, है ना। करीब तुम 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर जाओ तब कहानी बदलने लगेगी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ आर भी बताया, इन टर्म्स ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एच क्लियर हुआ। ये क्या कर रहा हूं मैं हमेशा ये करूंगा, इसको समझ लो, जहां जहां जीएमई दिखेगा उसकी जगह जीआरई का स्क्वायर रखेंगे ताकि जी डैश को जी से
कंपेयर कर पाए। आर का स्क्वायर नीचे गया, स्क्वायर के अंदर घुस गया, आर बाई आर 1 हो गया, एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक अजम्पशन बताएं इसमें, एक अजम्पशन हम करेंगे। क्या अजम्पशन है? इफ H is much much less than RE, then, अब सुनना, then ही ये सब कहानी करना, हमेशा मत करना। क्या मैं G डैश को ये लिख सकता हूं G इंटू 1 प्लस H अपॉन RE की पावर -2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। मैथ्स की एक कहानी है कि 1 प्लस एक्स की पावर मान लो -n है, जैसा ये एक्सप्रेशन दिख रहा, ये इक्वल हो जाता है 1 माइनस nx के। हमेशा नहीं होता, तब होता है जब x 1 से बहुत छोटा हो। हमेशा नहीं होता, जब x 1 से बहुत छोटा हो तो बायनोमियल एक्सपेंशन में हम इसको 1 माइनस nx लिख सकते हैं। अब देखो h RE से बहुत छोटा है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से बहुत छोटी होगी, है ना। ऊपर मान लो 10 किलोमीटर, नीचे मान लो 6400, 6000 मान लो, तो 0 0 कैंसिल, 1/600, 1/600 इज 0.000, बहुत छोटा हो गया 1 से। तो ये क्वांटिटी x जैसी हो गई और ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी। समझो, h r से बहुत छोटा। h की वैल्यू ले लो, चलो 100 अपॉन 6000, 2 0 0 कैंसिल, 1/60, 1 अभी भी ये 1 से बहुत छोटा है। तो अगर ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तब हम ये लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -n को 1 माइनस nx, मतलब g इंटू 1 माइनस, ये 2 इधर आ जाएगा, h बाई आर। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को रट के एग्जाम में जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। ये बहुत ही स्पेशल केस है जब h r से बहुत छोटा हो, तभी लगाना इसको। अदरवाइज कौन सा यूज करना? अदरवाइज ये वाला यूज करना या ये यूज करना। क्लियर है जी सर? तो हमें कुछ बातें क्लियर हुई कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे जी डैश डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? 1/r², बहुत तेजी से। आप अर्थ के सरफेस से डबल डिस्टेंस ऊपर जाओगे, जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी, स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। नोट कर लें इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये अजम्पशन याद रखेंगे। कब लगाना है? जब ये इससे बहुत छोटा हो, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी, तब बायनोमियल एक्सपेंशन का ये अजम्पशन वैलिड है। ठीक है, तो यहां चाहूं तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, पर इसको हमेशा यूज मत करना। g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई आर। सर हम फैसला कैसे करेंगे कि छोटा हुआ कि छोटा नहीं हुआ? ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शन देके भी खेल समझ में आता है। मान लो ये फॉर्मूला लगाया, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, बहुत दूर रह गए, तो हम समझ जाएंगे इससे कोई आंसर नहीं, इससे है। ठीक है ना, उससे तो हमेशा सही आएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। क्लियर है? मिटा दें। अ अ अ अ ए ए ए। चलो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके वापस इसको नोट कर सकते हो। कई लोग मेरे को कहते हैं आप बहुत धीमे पढ़ाते हो, और मुझे वो इंटू 2 की स्पीड पे देखते हैं, मजा ही आ जाता होगा ना। मैंने भी देखा है कई बार खुद को 2 की स्पीड पे। तो जैसा कि हम जानते हैं जी की वैल्यू जीएम बार आर इसका। चलो वापस आ जाओ, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस where G drops to 36% of G at surface। कितनी हाइट ऊपर G की वैल्यू 36% हो जाएगी जो सरफेस पे है। ड्रॉप्स टू, ड्रॉप्स बाय नहीं, ड्रॉप्स टू, जो G की वैल्यू सरफेस पे है उसकी 36% वैल्यू, 36% वैल्यू किस हाइट पे होगी? 4 ऑप्शन है, पॉज करके ट्राई करें। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। 3/2r, 2/3r, 5/4r, 4/5r। चलिए पॉज करके इसको ट्राई करें। फॉर्मूले क्या है इसके लिए? g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का
होल स्क्वायर। एक तो ये, और एक फॉर्मूला क्या है, जी डैश इज इक्वल्स टू बोलो GME अपॉन R का स्क्वायर, और एक अजम्पशन वाला जी डैश इज इक्वल्स टू G1 माइनस 2H बाय RE। ठीक, ये तो लगा नहीं पाओगे लास्ट वाला, क्योंकि वैल्यू काफी गिर गई है, मतलब काफी ऊपर गए हैं, और आंसर भी सारे छोटे नहीं है। देखो R के टर्म्स में काफी बड़े बड़े आंसर है। तो आपको हाइट निकालनी है, पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें, हैं कर लिया? ये वरना पार्टनर, पार्टनर मैं आऊं, चलो किया जाए इसको। ओके, सो हमसे बोल रहा है जो जी डैश की वैल्यू है वो 36/100 टाइम्स ऑफ जी है, ड्रॉप्स टू 36%, तो जी डैश इज 36/100 टाइम्स ऑफ जी। जी डैश को हम लिख सकते हैं, बोलो ये वाला फॉर्मूला लगा दे, ये मिटा दें, 36% मतलब 36/100, सो जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 36/100। जी डैश क्या लिख सकते हैं, G1 प्लस H अपॉन RE रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू G इंटू 36/100। बोलो सही है, जी डैश की ये वैल्यू होनी चाहिए, और जी डैश का एक्सप्रेशन वहां से रखा, जी से जी मर गया, ये उधर गया तो इधर गया, इधर चला मैं उधर चला, जानी कहां मैं किधर चला। लिख सकते हैं ऐसे, इसको इधर लगे, इसको इधर, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 1 प्लस H बाई R इज इक्वल टू 10/6। यहाँ से H बाई R हो जाएगा 10/6 माइनस 1, तो 10 माइनस 6 4/6। यहाँ से H की वैल्यू मिल जाएगी आपको R इंटू 4/6। बोलो सही है, रूट लिया 10/6, ये इधर गया 1, तो 10 माइनस एलसीएम 6 4/6, H इज इक्वल्स टू ये, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चिड़िया उड़ी। सो H की वैल्यू है 2/3R, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हलवा सा सवाल, क्लियर? तो अर्थ के ऊपर जाने पे ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ो, मिटा दूं? ओके, मैं बार बार रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो यार, लेक्चर्स में बार बार आपको बताता रहूंगा, जब तक आपको रट नहीं जाएगा तब तक मैं बोर्ड से नहीं जाऊंगा। चलो आगे बढ़े। तो भाई साहब, आज से हमारे लिए जो G है वो 9.8 या 10 की जगह आज से हमारी जिंदगी में, जिससे हमारी जिंदगी में G क्या है, GME अपॉन RE का स्क्वायर। चलिए, तो हाइट अबव अर्थ सरफेस हो गया। एज वी गो क्या किया जाए अब, बिलो अर्थ सरफेस, हेडिंग लगाएं, वेरिएशन इन G एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस। ऊपर जाने पे G घट रहा है और नीचे जाने पे भी G घटेगा, टेंशन मत लो। ऊपर क्यों घट रहा था, क्योंकि मास से दूर जा रहे थे, अब नीचे देखते हैं क्यों घटेगा। अगर आपने इसका पिछला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ समझाया था, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझाया था, और मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ सॉलिड स्फीयर पढ़ाया था कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जाने पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज होती है। नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखो, बड़ा प्यारा वीडियो है, हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा इसमें। वैसे भी ये समझ में आएगा, टेंशन मत लो, मतलब हेल्प और मिलेगी, मजा आ जाएगा। सो सॉलिड स्फीयर के अंदर जाने पे ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती है, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड G है, और अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर है, तो नीचे जाने पे G की वैल्यू कम होगी। कितनी कम, कैसे कम, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है, मान लिया सर, मान लेते हैं अर्थ के सरफेस के हम नीचे चले गए H डेप्थ, कितना नीचे चले गए, H डेप्थ। सेंटर से अब हम कितनी दूर हैं, सेंटर से हम स्मॉल r दूर हैं, H डेप्थ नीचे जाके सेंटर से स्मॉल r दूर है। मान लीजिए यहां पे आप खड़े हैं, आपको और छोटा बना दिया। इस बार अर्थ आपको कितनी फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, mg डैश। G चेंज हो जाएगा क्योंकि अर्थ के अंदर आ गए, अब वो G नहीं रहेगा जो सरफेस पे था। अर्थ, आप यहां पे हो, अर्थ के अंदर किसी तरह से आपने, पता नहीं आपको क्या ही चढ़ी रहती है, अंदर ही खोद के घुस गए। क्या है बेटा, सरफेस पे रहो, खुश नहीं हो यहाँ, वहां क्या मिलेगा, ना खाना ना पानी ना लड़का ना लड़की। ये आप आ गए, खैर आपको बहुत मजा था, आप आ गए।
तो आपको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, वेट mg डैश, और अर्थ का मास m, सेंटर से आपके सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल r। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स होगी g m डैश, चलो क्या, g m अपॉन r स्क्वायर। अब समझो, जो आपको मास नीचे खींच रहा वो मास ऑफ अर्थ नहीं रहा, अब आपको सिर्फ इतना मास खींच रहा, ये वाला। ऊपर वाले मास को तो आपने छोड़ दिया, आप तो नीचे चले आए, अब आपको सिर्फ अर्थ का रिमेनिंग मास खींच रहा। यहां पे एक अच्छा सवाल यह भी है कि बाहर वाला मास आपको ऊपर नहीं खींच रहा। इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप वाला वीडियो देखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, तब ये कहानी बहुत प्यार से समझ में आएगी। असल में जब हम किसी स्फीयर के अंदर होते हैं, हॉलो स्फीयर में, बाहर वाले के लिए देखो, बाहर वाला हमारे लिए हॉलो स्फीयर बन गया, हॉलो स्फीयर के अंदर होते हैं तो उसकी फील्ड वहां पे जीरो होती है। मुझे पता है मेरी बात बाउंस कर रही है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा आपने, बहुत जरूरत नहीं है, मैं तो अब सिंपली समझा रहा हूं कि आप अंदर आए तो इस मास ने आपको खींचना बंद कर दिया, अब नीचे वाले मास ने आपको खींचा, है ना। तो ऐसे बहकाने में टीचर ऐसे बहका के आपको निकाल देगा यहां से कि बेटा तुम अंदर आओगे तो ये वाला मास गया, अब आपको इतना मास अंदर खींचेगा और बोलेगा ये m नहीं, इसको m डैश ले लो, जो कि इतने का बचे हुए का मास है। पर मेरा सवाल तो ये है, क्या बाहर वाला मास हमको बाहर नहीं खींचेगा? आंसर है नहीं खींचेगा। अगर हम किसी शेल के अंदर होते हैं, अगर हम किसी शेल के अंदर होते हैं, यहां 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 कहीं भी शेल के अंदर, तो हमारे ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। ये गॉस लॉ है। तो देखो, बाहर वाले के लिए एक बाहर वाला मास जो है वो एक शेल जैसा हो गया, वो आपके बाहर है, आप उसके अंदर हो, हॉलो शेल, तो आपके ऊपर बाहर वाले की वजह से फील्ड जीरो होती है। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे क्लास 12 में और डिटेल में। खैर वापस आते हैं, m डैश क्यों लिया? क्योंकि अब सिर्फ ये मास अट्रैक्ट कर रहा, स्मॉल m से स्मॉल m मर गया, g डैश इज इक्वल टू जी m डैश बटे r स्क्वायर। अब gm की जगह gr स्क्वायर नहीं रख सकते क्योंकि ये मास इतने का है, वो मास पूरे अर्थ का है। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या नाम दें? अब मान लेते हैं अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। अब यूनिफॉर्म स्फीयर का मतलब हर तरफ मास सेम है। अब कई लोग ढूंढ रहे हैं मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म का, वो नहीं, यूनिफॉर्म मतलब बराबर से मास बटा हुआ है। खराब जोक। ओके, अर्थ की जो डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं रो है। हर जगह अर्थ की डेंसिटी बराबर, ऐसा नहीं कि अर्थ में कहीं मास ज्यादा कहीं कम, हमने मान लिया हर जगह डेंसिटी बराबर, जो कि गलत है पर अजम्पशन है। अगर डेंसिटी रो है तो आप m डैश निकाल सकते हो। भैया मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो m डैश इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू m डैश कितने का मास है? इतने का, इतने का। तो डेंसिटी इंटू इतने का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो इतने का मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अर्थ जो कि सेम है इंटू इतने का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। सो यहां हम लिखेंगे g इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहां से एक खास बात, r स्क्वायर से वो सब कट्टे पिटेगा और कट्टम पिट्टम खेलने के बाद आपको दिखेगा g डैश इज इक्वल्स टू g रो 4/3 पाई r। ये एक्सप्रेशन इतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर एक्सप्रेशन अभी आएगा, पर इंपॉर्टेंट जरूर है। इससे यह समझ में आता है कि g डैश r पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम देख रहे हैं g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, और बाहर भी हमने देखा जैसे जैसे r बढ़ रहा था वैसे जैसे g घट रहा था, पर यहां पे दिख रहा g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब सेंटर से जब बाहर की तरफ आएंगे तो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और g डैश की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ते 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 सरफेस पे आके मैक्सिमम, और सरफेस के बाद तो हमने देखा क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी 1/r स्क्वायर। मतलब g की वैल्यू सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है। g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये फॉर्मूला किसके लिए आया? इनसाइड के लिए। फील मिल रहा है कि नहीं? फील नहीं मिल रहा तो यार मजा नहीं पढ़ाने में। फिर g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अंदर जैसे जैसे r बढ़ेगा अंदर के लिए, बाहर नहीं, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे g की वैल्यू बढ़ती जाएगी सरफेस तक बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस के बाद आपने देखा था
आउटसाइड जाने पे जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा था, मतलब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक जी बढ़ेगा, इसके बाद घटेगा। क्लियर हुआ? खैर, तो ये इनसाइड की कहानी है। इसको हम लिखते हैं पॉपुलर एक्सप्रेशन, जो इसका फेमस एक्सप्रेशन है। अर्थ की डेंसिटी निकाल लो। डेंसिटी क्या होगा? टोटल मास ऑफ अर्थ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ। टोटल मास ऑफ अर्थ me, टोटल वॉल्यूम, अर्थ का रेडियस मान लो r, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये उठा के वहां पे रख दो तो जी डैश की नई वैल्यू मिल जाएगी। जी डैश इज इक्वल्स टू जी रो की जगह मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई इंटू r। 4/3 पाई को हमने मार गिराए तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो निकल के आए वो है GMER अपॉन RE का क्यूब। यहां से भी दिख रहा जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। मत बोलना गधे, क्योंकि r एक कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये मास कांस्टेंट, कैपिटल G कांस्टेंट। जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, फिर से दिख रहा है, अंदर G की वैल्यू r के साथ बढ़ती जाएगी। ये इसका पॉपुलर एक्सप्रेशन है। ये इतना पॉपुलर एक्सप्रेशन नहीं है, पता नहीं ये क्यों फेमस हुआ, वो क्यों नहीं। नोट करें, फिर इसको और आगे बढ़ाएं, अच्छे से लिखें, प्यार से सजाएं, और फिर उसको h के टर्म्स में भी लिखें। सुनो ना नहीं, छापो ना नहीं, टीपू सुल्तानो, टीप लिया जी सर, टीप लिया। आगे बढ़े, बोर्ड तेज है, हाँ ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दें। नोट कर लिया निंग 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 टिंग निंग 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 निंग। नोट कर लिया, इसको मिटा दें, ओके, इसको मिटा दें, ओके, इसको मिटा दें, ओके। इन दोनों एक्सप्रेशन को ऊपर लिखते हैं जो मिले हमें मिला है इनसाइड के लिए जी डैश इज इक्वल्स टू 0/4 पाई r। मुझे पता है ये पॉपुलर नहीं, फिर भी मैं लिखूंगा जी डैश इज इक्वल्स टू GMER अपॉन RE का क्यूब। दिस इज पॉपुलर। ये इनसाइड की कहानी हुई। तो इनसाइड हमने देखा जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा। अब GME की जगह हमारी पुरानी आदत GRE का स्क्वायर रखना, ताकि हम जी डैश को G एट सरफेस से कंपेयर कर पाए। तो जी डैश इज इक्वल्स टू GRE का स्क्वायर इसकी जगह इंटू R/RE का क्यूब। यहां से कट्टम कुट्टम खेल के G अपॉन RE इंटू R। तो जी डैश को अगर स्मॉल g से कंपेयर करें तो G अपॉन RE इंटू R। ये एक्सप्रेशन सारे याद करो, अगर लर्न करना है, अगर दिल में है कुछ याद करने की चाहत, अगर इतनी पढ़ाई करनी है तो, वरना डिराइव करना लास्ट टाइम पे। अब भाई हम तो टीचर, हम लोग को याद है, तुमको मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा याद रहे, तो मैं तुमसे बोलूंगा ये वाला एक लर्न कर लो, बाकी कहानी याद रखो। सबसे अच्छा ये याद रखो कि जी आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फिर हमने क्या GME की जगह क्या कर देंगे, GRE का स्क्वायर रख देंगे, बस ये वाला याद रखो, सब हो जाएगा। क्या याद रखोगे? इनसाइड जी डैश इज इक्वल्स टू GMER अपॉन RE का क्यूब, ये याद रखो। अब GME की जगह GRE का स्क्वायर रखा और ये एक्सप्रेशन आया। फिर हमने कहा इन टर्म्स ऑफ h बताओ, नई डिमांड आई कि h के टर्म्स में आंसर बताया जाए। तो h के टर्म्स में आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल। यहां से देखो, स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, RE माइनस h, RE माइनस h, यही तो h है, RE माइनस h स्मॉल r। तो स्मॉल r की जगह RE माइनस h रख दो, RE। तो यहां से G डैश इज इक्वल्स टू G, RE से डिवाइड हुआ 1 माइनस h बाय RE। कब ट्रू है? ऑलवेज ट्रू। तो एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन आए हाय इतने ढेर सारे, बस इसको याद कर लो। यहां से यहां पहुंच जाओगे, GME की जगह GRE स्क्वायर रख दो और स्मॉल r की जगह R माइनस h। तो दिख रहा है G डैश G से कम होगा, है कि नहीं? G माइनस GH बाई RE, G में से कुछ माइनस हो रहा, क्लियर है? G माइनस GH बाई RE। तो जैसे जैसे h आप अंदर जाओगे G की वैल्यू घटती जाएगी। तो चाहे हम अर्थ के अंदर जाएं, चाहे हम अर्थ के बाहर जाएं, G की वैल्यू घटेगी। तो मैक्सिमम कहां पे होगी? सरफेस पे, जहां हम रह रहे हैं वहां G की वैल्यू मैक्सिमम है। इससे ऊपर जाओगे तो घटेगी, इसके नीचे जाओगे तो भी घटेगी। नीचे कैसे घट रही? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। यहां से एक क्वेश्चन और आता है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ? घिसा पिटा सवाल. एट सेंटर ऑफ अर्थ, एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, एट सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ h will be equal to radius of earth. If h is equals to radius, re upon re is 1, 1 minus 1 is 0, so we can say g dash is equals to 0. So center of earth पे gravity की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 और किसी बॉडी का वेट भी 0, वेट एम जी डैश. नोट कर लें ये तीन एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ h बिलो अर्थ सरफेस या अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस दूर, ये एक्सप्रेशन. ओके, नोट कर लिया. मिटार दें जी एम ई अपॉन आर ई का क्यूब. ये वाला जरूर याद रखना बच्चों. क्या? जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब. यहां से सब आगे बन जाएगा. व्हाट इज दिस स्मॉल आर? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस. अब जी एम ई की जगह जी आर ई का स्क्वायर रख के, आर की जगह आर ई माइनस एच रख के, बाकी सब कर सकते हो अगर ये याद रहे तो. सर बहुत फॉर्मूले हो गए. अभी मैं आपको बताता हूं. मिटार दें इसको. जी सर. अब देखो फॉर्मूले बहुत नहीं हुए, कंसेप्ट है सिर्फ, और कंसेप्ट है दो. चलो, ये जी की वैल्यू हुई कहां पे? सरफेस पे. ठीक है, चलते हैं अबव अर्थ सरफेस. अबव चलोगे, जी डैश इज इक्वल्स टू, बोलो, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर. बस इतना याद रख लो, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर. बस इतना याद रखो, बाकी सब हो जाएगा. सुनो, ऊपर गए हो h हाइट, ऊपर गए हो कितना? h हाइट, और ये कितना है? कैपिटल आर. थोड़ा बड़ा बना लेता हूं. ऊपर गए हो h हाइट और ये कितना है? कैपिटल आर. तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच. तो स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच रखना, जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर रखना, जो भी एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगा. कूल कूल, एकदम चिल. जी डैश क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, घटेगा बाहर. आर की वैल्यू आर प्लस एच रखोगे, खेल खत्म. जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर. जो आया था एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं मैं. जी डैश इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. ये आया था अबव. फिर हम चलते हैं बिलो. तो बिलो मैंने कहा याद कर लो, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब. अबव में ये याद रखो, बिलो में ये याद रखो. बिलो में क्या होगा? आर किसके इक्वल होगा? आर ई माइनस एच. भाई एच अंदर आ जाओगे बिलो में, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? बहुत गंदा. इससे गंदा क्या होता है सर? इससे गंदा कूड़ा होता है गधे. और तेरी राइटिंग, दाढ़ी वाले इंसान, तेरी राइटिंग. ये आर, ये स्मॉल आर, ठीक है, और ये कैपिटल आर. तो स्मॉल आर कितना होगा? आर ई माइनस एच. तो यहां स्मॉल आर की जगह आर ई माइनस एच रख के जो भी एक्सप्रेशन है वो आप गेन कर सकते हो. मैं तो लिखूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं तो लिखेगा, आप इसी को याद रखोगे. जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच बाई आर ई. तो इतने एक्सप्रेशन है मेरे पास. इसमें मैंने कहा ये याद रखो, ये अबव के लिए, ये बिलो के लिए. बाकी कुछ अबव के लिए कंसेप्ट कि आर की वैल्यू आर प्लस एच, बिलो के लिए आर की वैल्यू आर माइनस एच, और जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर. क्लियर? नोट कर लें बस. बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं. क्लियर एकदम 100%. जी डैश ये वाला आ जाएगा किसे? ये वाला आ जाएगा किसे? ठीक. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आप एक ग्राफ प्लॉट करो. जेई 2017 का है सवाल. जेई 2017 मेंस का सवाल था ये, कि हमसे कहा कि आप ग्राफ प्लॉट करो जी वर्सेस आर के लिए. जी वर्सेस आर. आर की जगह उन्होंने डी वर्ड यूज किया था, हम आर लिख लेते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. तो ये हमने यहां पे अर्थ बना ली, छोटी सी, नन्ही सी मन्नी सी, नन्ही सी मन्नी सी हमने अर्थ बना ली. ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ. ये हो गए हम अर्थ के सरफेस के बाहर. आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी और यहां आर की वैल्यू रेडियस से छोटी. तो ये हो गया मेरा इनसाइड. अब हमें जी डैश की वैल्यू प्लॉट करनी है आर के वर्सेस.
पहले इनसाइड देखो, इनसाइड क्या है, आर इज लेस देन आर, मतलब अंदर है हम। तो आप देख रहे हो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये शुरू में जी की वैल्यू क्या हुई, सेंटर से सरफेस तक बढ़ती गई तो जी की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही, कहां तक बढ़ेगी, सरफेस तक। ये देखो जब आर की वैल्यू आर हो रही तभी तक बढ़ रही, सेंटर पे कितनी है जी, 0, बढ़ती गई, कैसे बढ़ी, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से। सरफेस पे पहुंचे, फिर आउटसाइड आ गए, आउटसाइड मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, ये कंडीशन। आउटसाइड क्या है, जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, घटेगा, आर की वैल्यू बढ़ने से जी घटेगा, वो भी 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब ऐसे जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ हमसे पूछा था जेईई मेंस 2017 में, बोला था जी वर्सेस डी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ का ग्राफ बनाओ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का ग्राफ। तो शुरू में सेंटर से सरफेस तक जी की वैल्यू बढ़ी, उसके बाद घटी, मैक्सिमम कहां पे है दिख रहा है ग्राफ से भी, मैक्सिमम कहां पे है सर, दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस आर। और यही ग्राफ होगा ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का सॉलिड स्फीयर के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का सॉलिड स्फीयर, अर्थ सॉलिड स्फीयर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जी होती है। क्लियर? तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है, अंदर जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एक्सप्रेशन जीएमई आर बाई आर ई क्यूब, बाहर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय स्क्वायर जीएमई अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर? रब कर दें इसको, ओके शुक्रिया। तो भैया इतनी कहानी के बाद, बिलो और अबव जाने के बाद, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, डेरिवेशंस भी थी इसमें, सब नोट करने के बाद जी को वापस याद रखते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। बाकी इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, 2014 एडवांस में क्वेश्चन बहुत प्यारा बना है, कोशिश करते हैं उसको वीडियो के अंत में हम इंक्लूड करें, ठीक है, या अलग से उसका एक वीडियो बना दे, 10-15 मिनट का सवाल है, प्यारा सा सवाल है इसी कंसेप्ट पे। तो इसके बाद कोई सवाल ले ले, चलो एक सवाल ले लेते हैं, फाइंड द वेट of a person at depth r by 2 below Earth's surface if weight at surface is 100 न्यूटन। ऑप्शन है ए बी सी डी, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन। चलिए ट्राई करें इसको, हलवा सा सवाल है, हमसे बोल रहा है अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पर, कितना नीचे जाने पर, r/2 नीचे जाने पर किसी का कितना वेट होगा। पॉज करें और ट्राई करें। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, तो खूबसूरत को ये अपना हम सफर होता है, तो अपना प्यारा हम सफर, फिजिक्स अपनी प्यारी। चलें करें सॉल्व, 1 2 3 4 5, मैं सॉल्व करने जा रहा, चलो देखते हैं। तो यार कहानी सारी जी के ऊपर ही होगी। सरफेस पे वेट मान लो W है, W इज इक्वल्स टू mg, ये सरफेस का वेट हो गया, W इज इक्वल्स टू mg, और नीचे जाके मान लो वेट उसका W डैश है, तब हो जाएगा m इंटू जी डैश। नीचे जाके वेट चेंज हो जाएगा, जी की वैल्यू चेंज। अब जी डैश निकालना है आपको, तो जी डैश बिलो अर्थ सरफेस क्या था, जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब। मैं मानता हूं तुमको सिर्फ यही याद हुआ है, ठीक है, एच वेच वाला एक्सप्रेशन याद ही नहीं हुआ। चलो भैया, जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब। अब स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो, आर ई माइनस एच, तो जी एम ई आर ई माइनस एच अपॉन आर ई का क्यूब। जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हो, जी आर ई स्क्वायर, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर ई का स्क्वायर आर ई माइनस एच अपॉन आर ई का क्यूब। यहां से कैंसिल होगा, कट्टम पिट्टम खेल के जी डैश की वैल्यू आएगी जी अपॉन आर ई, और आर ई अंदर चला जाएगा 1 माइनस एच बाय आर ई। तो लिखा तो ये भी था हमने याद कराने के लिए, खैर
ये वाला याद रहेगा, GME/RE का क्यूब, R की जगह RE - H रखा, वगैरह वगैरह कहानी की, इसको काटम पिटम किया, G' = G 1 - H/RE। कितना अंदर गए हम लोग, H R/2 अंदर गए हैं, तो H की वैल्यू हो जाएगी R/2। तो यहां से G' = G 1 - R/2 और नीचे R से R कैंसिल, 1/2 यानी 1 - 1/2 यानी हाफ, तो G' = G/2। तो G' की वैल्यू आएगी G/2, तो वेट हो जाएगा mg/2। तो जितना सरफेस पे है उसका आधा, सरफेस पे कितना है 100, उसका आधा 50। क्लियर है? R/2 अंदर गए तो हमने H की वैल्यू R/2 रखी, R/3 बोलता तो R/3 रख देते हैं, है ना। कुछ और बोलता 500 किलोमीटर अंदर गए तो हम ये एक्सप्रेशन, इनसाइड का फॉर्मूला याद हो गया, GME/RE का होल क्यूब, आउटसाइड G' = G upon 1 + H/RE का होल स्क्वायर। बाकी ये इसमें आ जाएगा तो कर लोगे अब तो इतने आप। चलो भाई, तो इतनी कहानियों के बाद हम इस टॉपिक को अब अलविदा कहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है वेरिएशन इन G ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन G, इसको मिटा दूं, अब इसको मिटा देता हूं, बहुत हुआ। वेरिएशन इन G ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू। वेरिएशन इन G, वेरिएशन इन G ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। एड शीरीन को गाना इस पे लिखना चाहिए था ना, शेप ऑफ अर्थ पे। Variation in G due to shape of earth. Ed Sheeran is like what you can say Arijit Singh, okay? Variation in G due to shape of earth. तो अर्थ हम कहते हैं ऐसा होता है स्फीयर जैसा, पर अर्थ ऐसा नहीं है। किताबें उसको ऐसा बनाती हैं, अय्यो रे अय्यो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बल्ज है, इतना गंदा बल्ज नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड सा। ऐसा समझो इसको बना के ऐसे दबा दिया गया, अर्थ को ऐसे बनाया, ऊपर वाले ने, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कहा चलो थोड़ा दबा देते हैं। ऊपर वाले, सर क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं? क्या हनुमान जी होते हैं? अच्छा खैर, ये कितना गंदा पोटैटो बन रहा है, पोटैटो जैसा बनना है, इसको बन जा रहे ये ठीक है, थोड़ा सा बल्ज है। कहने का मतलब कि ये जो रेडियस है इक्वेटर का वो बड़ा है और जो रेडियस पोल का है वो छोटा है। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। थोड़ा सा दबा हुआ सा है, आलू जैसा। दिस रेडियस इज थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल डिफरेंस है, स्लाइट सा रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये ऐसे करके ऐसे दबा दिया, ऐसे ऐसे तुम इमेजिन कर लो, अब सही है। रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड दिस इज रेडियस ऑफ पोल। तो इक्वेटर का रेडियस पोल से ज्यादा है। तो भैया जी का एक्सप्रेशन है GME/RE का स्क्वायर, यही है जी का एक्सप्रेशन। यहां से दिख रहा है जी रेडियस ऑफ अर्थ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वेटर लिख लो, इसको पोल लिख लो। रेडियस ऑफ अर्थ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरिएबल सेम हो रहा है, GM/R का स्क्वायर। तो दिख रहा है जी रेडियस ऑफ अर्थ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेटर का रेडियस बड़ा है तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी और पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, जो कि एक्सपेरिमेंट्स ने भी वेरीफाई किया है। एक्सपेरिमेंटली ये बात ट्रू है, सच है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा आती है यहां पे, और यहां पे जी की वैल्यू कम। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का रेडियस बड़ा है और पोल का रेडियस छोटा है। रेडियस जितना बड़ा जी की वैल्यू उतनी कम। रेडियस बड़ा बड़ा जी की वैल्यू कम, रेडियस छोटा जी की वैल्यू ज्यादा। तो एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज वेरीफाई हुई, पर इस अजम्पशन के हिसाब से जो कैलकुलेशंस हैं कि G एट इक्वेटर इज लेस देन G एट पोल की जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस ये हमें बताते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक्सपेरिमेंटली जो डिफरेंस दिखा और ओरिजिनल जो डिफरेंस है इक्वेटर और पोल के बीच का, वो मैच नहीं किया एक्सपेरिमेंट, और यहां से निकाली हुई कैलकुलेशंस मैच। हाँ ठीक है, ये बता रहे हैं कि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट भी बोल रहा है ज्यादा है। ये बोल रहे हैं इक्वेटर पे कम, ये भी बोल रहे हैं कम। ये बोल रहे हैं यहां से यहां जाओगे आर बढ़ता जाएगा,
यहां से आ जाओगे, आर घटता जाएगा और जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो ऐसे जैसे जा रहे हो, आर की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही, और जी की वैल्यू बढ़ती। तो इक्वेटर से पोल की तरफ चलने पे जी की वैल्यू घट जाती है ना। मतलब किसी बंदे को डाइटिंग करनी हो तो खाना आना छोड़ने की जरूरत नहीं है, इक्वेटर से उठ के कहां चला जाए, पोल पे। रास्ते में उसका वेट हमेशा उसको फील होगा कम होता जा रहा, और इक्वेटर से पोल पहुंचते पहुंचते उसका वेट कम हो जाएगा। बहुत फर्क नहीं होता, पॉइंट का ही फर्क आएगा जी में। तो ये एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशन दोनों चीजें मैच नहीं की। मतलब ये बात सच तो है, दिस इज ट्रू, बट दिस रीजन इज नॉट ट्रू। ये शेप ऑफ अर्थ वाला रीजन बड़ा फर्जी था, ये इतना स्टैंड नहीं कर पाया इस बात को। ये बात सच है, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है, पर ये जो रीजन है ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था, वरना कैलकुलेशंस मैच करती। तो आया अगला फैक्टर जिसको आप लिखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सर इट्स रोटेशन, ओके सर, not rotation, but dear student, I call it rotation. Variation in G due to rotation of earth. प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा लेक्चर? बहुत गंदा दाढ़ी वाले इंसान। रोटेशन ऑफ अर्थ आपको तो इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमको पूरा भी कंप्लीट करना है, एग्जाम है। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। चलो भाई, अर्थ गोल गोल घूमता है, हाँ सर कुछ नया बताओ, और स्पिन भी करता है ऐसे। मान लो कोई बंदा यहां पे खड़ा है, बैठा है, खड़ा है, जो भी है, ठीक है सर, पाँव तो सही बनाओ, ऐसे ये गिर क्यों नहीं रहा, हट रे, ग्रेविटी हर जगह सेम दिखता है। तो ये बंदा कोई यहां पे है, मैं डॉट बनाता हूं, बहुत मजाक हुआ, एम मास का, इसको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रहा एम जी से, क्योंकि अर्थ घूम रही सुर 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 सुर। अब उस बंदे की हालत सोचो, वो बैठा ऐसे घूम रहा है सुर सुर, तो उसको ऐसा नहीं फील हो रहा कि वो बाहर गिर जाएगा। जैसा जब अपन मैरी गो राउंड पे, अरे घूमने वाले झूले पे जब अपन बैठते हैं तो घूम घूम घूमता है तो हमें लगता है हम बाहर फेंक जाएंगे, ऐसा डर नहीं लगता? अरे वो मेले में नहीं होता, इसमें हाथी घोड़े पे हम लोग बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, हिंग हिंग, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो हम बाहर की तरफ नहीं भागने लगते। इसी तरह से अर्थ पे बैठे आदमी को ऐसा फील हो रहा हो कि बाहर की तरफ फेंक सकता है जब ये तेज तेज घूमेगा। बहुत एग्जांपल इसके। एक आपके पास एक तस्तरी है, तस्तरी में एक सिक्का रख के तस्तरी को कस के घुमा दो तो सिक्का बाहर फेंक जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है घूमते वक्त। इस बंदे को सोचो तो ये बंदा कैसे फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में है, एक्सक्लरेटेड फ्रेम में है। इसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इस बंदे के फ्रेम से सोचें तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है भूल गए? एम इसका मास, आर ओमेगा स्क्वायर, एम इसका रेडियस, आर जिस रेडियस में घूम रहा, सबका रेडियस अलग होगा। मान लो बंदा यहां पे है तो वो इस रेडियस में घूम रहा, उसके लिए होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमेशा किधर लगती है? अवे फ्रॉम सेंटर। भाई इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस सेंटर के अबाउट नहीं। छोटी छोटी चीजें समझो, अर्थ इस एक्सिस के अबाउट घूमती है, इस ऐसा सेंटर के अबाउट थोड़ी ना, इस एक्सिस के अबाउट सुर सुर सुर। तो ये वाले बंदे का सर्किल ये रहा, ये वाला बंदा इस सर्किल में घूम रहा अर्थ के साथ, ऐसे पकड़ के अर्थ को ऐसे सू सू, और ये वाला बंदा उससे बड़े सर्किल में घूम रहा है ऐसे सू सू। ये वाला बंदा छोटे सर्किल में सू सू, और ये वाला बंदा सबसे छोटे सर्किल में सुंग 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 सुंग। देखो कोई एकदम टॉप पे बैठा हो कितना घूमेगा, सिक 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 सिक, और कोई यहां बैठा तो पूरा। ठीक है, तो सबका रेडियस भी अलग अलग है, ये फील दे रहे थे, इसलिए हमने यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर। इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि आर की वैल्यू हर बंदे पे अलग अलग होगी। ये वाले बंदे का सर्किल देखो ये हुआ ना, इसका सर्किल ये बड़ा वाला। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी की इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, दिख भी रहा है। एम जी इधर लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही, सो जी विल डिक्रीज। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो जी डिक्रीजेस। तो भैया हर चीज में जी डिक्रीज किया, ऊपर जाने पे डिक्रीज, नीचे आने में डिक्रीज, घूमने में भी जी डिक्रीज कर रहा। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, क्योंकि कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको काट रही है। यानी हम बोलेंगे जो जी इफेक्टिव होता है दैट इज लेस देन जी। अब जी इफेक्टिव सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं आया, मैं ये बात मानता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जी नहीं, ये टोटल जी जो आप पे लग रहा, इसमें रोटेशन ऑफ अर्थ को भी इंक्लूड किया।
देखो जैसे मान लो ये mr ओमेगा स्क्वायर बाहर और mg इधर, mg आपको सेंटर की तरफ खींचेगा, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ g की वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत कम नहीं होती, ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस आ गया, जी की वैल्यू कम पड़ गई अपन फेंक के बाहर चले गए अर्थ को, नहीं होता। बहुत छोटा डिफरेंस है, उसका रीजन है अर्थ की एंगुलर स्पीड। दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, पहले समझाने दो फिर एक्सप्रेशन बता देंगे। डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। व्हाई डिफरेंस इज वेरी स्मॉल? बिकॉज ओमेगा इज वेरी स्मॉल, अर्थ की एंगुलर स्पीड। अच्छा, ओमेगा का ये फॉर्मूला पता है क्या? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। नहीं पता तो अब लिख लो, पता था सर्कुलर मोशन से रोटेशन से तो अच्छी बात है। 2 पाई बटे टी, टी होता है टाइम पीरियड। अर्थ का टाइम पीरियड घूमने का कितना है? 365 दिन, 24 घंटे। घूमने का टाइम कितना है? 24 घंटे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24 आवर्स। एसआई यूनिट में करो तो आवर्स को चेंज किया मिनट्स में, मिनट्स को चेंज किया सेकेंड्स में। तो देख रहे हो ओमेगा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल। यहां से कितनी वैल्यू आएगी? 2 इंटू पाई 3.14 अपॉन 24 इंटू 60 एसआई यूनिट में, बहुत छोटी वैल्यू है। सो ओमेगा बहुत छोटा होता है तो ये फोर्स बहुत बड़ी नहीं होती, वरना हम सच में बाहर फेंक जाते हैं अर्थ पे बैठे बैठे, है ना। जब गोल गोल घूमने वाला झूला बहुत तेज चलता है तो हम बाहर जाने लगते हैं, पकड़े रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा पकड़ के अर्थ में किसी चीज को बैठे हैं, हम तो आराम से खड़े हैं। हमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आसानी से बचा लेती है। तो बहुत छोटा डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा नहीं। चले किया जाए इसको। ओके, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कितना कम होगा, वैल्यू वाइज कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमने आपको पहले फील दिया, फील मिला, हाँ सर मिल गया। अब कैलकुलेशन मिलेगी, हाँ सर उसी से तो डर लगता है, पर करना पड़ेगा। हाँ सर करना तो पड़ेगा सर, किसी ने बताया नहीं, बोला साइंस ले लो 11th में, हमने ले लिया, तब बताते ये सब करना पड़ेगा। हम कभी ना लेते सर, कभी ना लेते, मजे करने थे हमको। चलो देखते हैं। तो मान लो एक बंदा यहाँ पे है, घूम रहे हैं अर्थ ओमेगा से, ये बंदा यहाँ पे है। यहाँ क्यों लिया? इक्वेटर स्पेशल केस हो जा रहा था, एक केस ऐसा ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये इक्वेटर से थीटा एंगल पर है। इस थीटा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इस थीटा एंगल को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये थीटा लैटिट्यूड पे है और ये बंदा गोल गोल घूम रहा। इस बंदे का सर्किल ये है, ध्यान देना, सिक 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 सिक। इस बंदे का रेडियस ये है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ आर के अबाउट नहीं घूम रहा, इस छोटे से रेडियस में घूम रहा। जब ये घूमेगा सर, इसका मास m, सर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर, ये इसका सर्किल, ओमेगा इसकी स्पीड। और एक फोर्स सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रही, कौन सी? m g। एक फोर्स एक्ट कर रही टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, m g। अब जब नेट फोर्स इस पे लगेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यहां देखो, एक फोर्स इधर m r ओमेगा स्क्वायर, एक फोर्स इधर m g। इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से निकलेगा ऐसे, बट एक्चुअल में रिजल्टेंट ऐसा नहीं बनाएंगे। रीजन समझाते हैं। ये जो फोर्स है बहुत बड़ी है और ये वाली फोर्स बहुत छोटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 100 है एग्जाम्पल के लिए, और ये मान लो 2 है, इतना ही डिफरेंस होगा। तो भाई रिजल्टेंट इस तरफ भागेगा ना, जो बड़ी फोर्स होती है उसकी तरफ रिजल्टेंट आएगा ना। ये 100 ये 2, तो फाइनली आंसर 100 की तरफ झुका रहेगा। तो बनाने को तुम वेक्टर ऐसे बना सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में, बट एक्चुअल आंसर कुछ ऐसे आने वाला है, एम जी इफेक्टिव, या इसको आप बोल दो अभी के लिए रिजल्टेंट। नेट फोर्स, जो नेट वेट है, नेट वेट ऑफ बॉडी। तो इससे एक नई चीज आज क्लियर हुई कि जो हमारा वेट होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता। mg तो सेंटर की तरफ लग रहा, पर जो रिजल्टेंट है वो तो सेंटर पे तो नहीं आएगा, थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा। इसने थोड़ा सा काटा इसको, देखो ये इधर जाना चाह रहा था, इसने इसको थोड़ा तो इधर लाएगा, इसको ये वाली फोर्स 2 न्यूटन 100 को थोड़ा तो इधर घुमा देगी, तो थोड़ा सा सेंटर से चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये बात सही होती है। इफेक्टिव जी, मजाक नहीं है, इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमारा जो एक्चुअल वेट होता है बच्चों, वो अर्थ के सेंटर पे डायरेक्टेड नहीं होता है। जबकि ये बात हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि आवर वेट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, पर रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वेट सेंटर ऑफ अर्थ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है।
ठीक, तो रिजल्टेंट को हमने बोल दिया mg इफेक्टिव। क्लियर जी सर। अब mg इफेक्टिव निकालना है, चलो कर लेते हैं। तो ये दोनों वेक्टर हैं, mg एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर। सो mg इफेक्टिव इज इक्वल्स टू mg वेक्टर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर वेक्टर। अब m तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी है ना, सो m कैंसिल कर लो। सो g इफेक्टिव वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर g प्लस वेक्टर r ओमेगा स्क्वायर। ये ओरिजिनल एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो रोटेशन की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा, एक्चुअली यहां नहीं कुछ यहां आ जाएगी। रिजल्टेंट इन दोनों का निकाला जाए रिजल्टेंट, अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको आगे बढ़ा लो, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा। बोलो सही है, ये थीटा तो ये एंगल 180, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। मैं कहूं तो यहां से भी हम हटा दूं, यहां से भी। चलो अगला डायग्राम बनाता हूं, इतना नोट कर लो। सारी रात यूं आहे बनता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। मिटा दें, ओके। इसको मिटा के मैं जी के टर्म्स में इसको लिख लेता हूं। चलो इतनी बातें आप समझ गए हो सब। सो यहां डायग्राम बनाते हैं। इधर एक्सक्लरेशन है r ओमेगा स्क्वायर, इधर एक्सक्लरेशन है g, और ये आएगा इसका रिजल्टेंट g इफेक्टिव। एंगल कितना है 180 माइनस 5, है ना। एक्सक्लरेशन के टर्म्स में कर लेना, मास तो कैंसिल हो जाएगा। mg इफेक्टिव इज इक्वल्स टू mg इफेक्टिव इधर, ये mg और mr ओमेगा स्क्वायर दोनों का रिजल्टेंट mm कैंसिल। ठीक है, अच्छा तो g इफेक्टिव इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट निकालने का तरीका सबको आता है, क्या होता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका बच्चों? इसको मिटा लो, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझको डायग्राम की, आप समझ गए हो, यहां लगने वाला है। ठीक है, चलो जी इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है वेक्टर के बीच में, तो cos 180 माइनस थीटा रख देंगे, जो एंगल होगा वेक्टर के बीच में वो रख देंगे। तो जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2gr ओमेगा स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यहां पे माइनस लगा दिया और लिख दिया cos थीटा। अब फिर सुनो, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है, ओमेगा इज वेरी स्मॉल, मैंने आपको फील भी दिया ओमेगा कितना छोटा है 2 पाई बाई टी से, है ना। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है बच्चों, ओमेगा की पावर 4 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ओमेगा ऑलरेडी 0.0 समथिंग, उसका स्क्वायर करो, उसकी पावर 4 करो। सोचो ओमेगा कुछ ऐसा है 10 की पावर -2 या 10 की पावर -3, और इसकी पावर आपने 4 कर दी, कितना हो गया 10 की पावर -8। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये करीब करीब कितना हो जाएगा 0। इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ओमेगा दिख रहा बहुत छोटा नंबर, उसकी पावर 4 इतना छोटा हो जाएगा कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये नेग्लेक्ट। सो यहां से g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इन दोनों से जी स्क्वायर कॉमन ले लो, बोलोगे सर जी स्क्वायर है कहां, बाहर लोगे तो जी हो जाएगा, यहां से जी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस, यहां पे जी स्क्वायर था नहीं तो क्या करो ऊपर नीचे जी से डिवाइड और मल्टीप्लाई, सो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बटे जी, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो जी स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो ऊपर जी स्क्वायर नीचे जी, यहां से जी स्क्वायर कॉमन लिया बाहर जी हो गया 1 माइनस 2, अब जी डिवाइड वाला बचा है। क्लियर, जी स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, यहां जी एक ही था तो मैंने कहा ऊपर जी नीचे जी से मल्टीप्लाई, तो जी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉमन नीचे जी। ठीक है, तो यहां तक आ गए। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। लंबा चौड़ा डेरिवेशन समझ में आ रहा कि गायब हो गया। जी इफेक्टिव निकालने का तरीका, इन दोनों का वेक्टर सम अंडर रूट इसका स्क्वायर डिंग 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 माइनस कॉस थीटा। इसको बोला 0 क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा, वहां पहुंचे मैंने कहा जी स्क्वायर बाहर लेंगे तो जी बाहर आया 1 माइनस 2
अब यहां पे जी स्क्वायर नहीं ले सकते तो जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये बचा है। सो जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी की पावर 1/2। अब आप देखो ये जो क्वांटिटी है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। आप पूछोगे रीजन क्या है? पहला रीजन cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी हमेशा हमेशा, cos थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ओमेगा स्क्वायर एक छोटी क्वांटिटी होगी ही होगी, प्लस ये g से डिवाइड हो रहा। दूसरी चीज मैंने बोला था g डैश बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब g डैश g माइनस बहुत छोटी सी क्वांटिटी, मतलब दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, यानी 1 माइनस x की पावर n है, वेयर x इज मच मच लेस देन 1। ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी है। रीजन बताया, ये 1 से छोटा, ये 1 से बहुत छोटा, डिवाइड भी हो रहा है। अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस nx, जैसे प्लस में था वैसे माइनस में भी एजम्पशन होता है, यानी हम इसको लिखेंगे g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस, इसको इधर लाएंगे 1/2 इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बटे g। 2 से 2 मर गया, g को अंदर भेज दो तो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस, g से g कैंसिल, r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। नोट करें इतना, फिर आगे बताएं। यहां तक एकदम सही समझ में आया? g डैश इज इक्वल, g को अंदर भेजा, यहां मल्टीप्लाई हुआ, g से मल्टीप्लाई हुआ, g से g मर गया, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा सर, ये भी समझ गए, यहां तक नोट करें। इतना नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? ओके, इसको मैं रब कर दूं। फाइनली हम एक्सप्रेशन तक पहुंचने वाले हैं, इसको भी रब कर दूं। ओके, सो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगा, ध्यान से देखें, मैं एक बार इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं। हम यहां पे थे, ये था r और ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ। क्या इस डायग्राम से मैं बोल सकता हूं स्मॉल r इज इक्वल्स टू r cos थीटा? यहां से देखो r का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, r cos थीटा, r का इधर कंपोनेंट r cos थीटा, तो स्मॉल r की जगह r cos थीटा लग सकते हैं। g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस स्मॉल r की जगह r cos थीटा, सो r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव g डैश बोल लो या इफेक्टिव g, अर्थ के रोटेशन की वजह से, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वेट कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है g से कम हो जाएगी इफेक्टिव g और एग्जैक्टली सेंटर की तरफ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। अब इसी एक्सप्रेशन को हम दो जगह पे लिखेंगे, एक इक्वेटर पे और एक पोल पे। तो बच्चों इक्वेटर पे जब पहुंचोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, ये इक्वेटर 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, सो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेटर पे वैल्यू हो गई। पोल पे बच्चों जब पहुंचोगे, यहां पे पोल पे जब पहुंचोगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, cos 90 इज 0, सो g डैश इज इक्वल्स टू g, भाई cos 90 पोल पे, थीटा 90, cos 90 इज 0, पूरा टर्म 0, g डैश इज इक्वल्स टू g। तो पोल पे g डैश की वैल्यू g है और इक्वेटर पे g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। और कहीं पे देखोगे तो ये एक्सप्रेशन, एनीवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स। अब मेरे को बताओ g की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे है, पोल पे, क्योंकि पोल पे इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो पोल पे g इफेक्टिव कैसा आ रहा, मैक्सिमम, और इक्वेटर पे g इफेक्टिव कैसा आ रहा, मिनिमम। दिख रहा, इक्वेटर पे है g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, इक्वेटर पे ये जो चीज माइनस हो रही है, जो चीज हटानी पड़ रही है, ये मैक्सिमम है। इक्वेटर पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, उसका जो कंपोनेंट है पूरा का पूरा यहां पे माइनस करना पड़ रहा, बाकी जगह तो उसका कुछ पार्ट आ रहा था जो माइनस हो रहा था। इक्वेटर में पूरा अपोजिट है, थीटा की वैल्यू 0 है, ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा। सो इक्वेटर पे जी इफेक्टिव मिनिमम हो गया, क्योंकि माइनस होने वाली चीज सबसे बड़ी हो गई है।
सो इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम, पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम, और अब कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स मैच कर रहे हैं। मतलब जो रियल रीजन है कि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, वो यहां से आया। कहां से? रोटेशन ऑफ अर्थ से। क्या एक्सप्रेशन है? जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और ध्यान से देख लो थीटा कहां से लिया है। कई बार न्यूमेरिकल में थीटा यहां से बना देता है ऊपर से, तो आप गलत कर देते हो, तो ध्यान से देख लो। इक्वेटर पे कितना है? थीटा की वैल्यू 0, जी डैश माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और पोल पे ये वाला एक्सप्रेशन बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर इक्वेटर पे बनाते हैं वो, कई बार इस फॉर्मूले को भी यूज कर लेते हैं, तो इसको भी याद रखो। डिराइव कैसे किया समझ में आया? मैंने बोला एक फोर्स यहां लगेगी mg, एक फोर्स यहां लगेगी mr ओमेगा स्क्वायर, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। उसके बाद मैंने रिजल्टेंट निकाला, फिर लास्ट में हम यहां तक पहुंचे। रिजल्टेंट निकालते निकालते एक अजम्पशन माना, ये बहुत छोटा है, और ये बीच में एक अजम्पशन और था कि ओमेगा बहुत छोटा है, तो एक टर्म नेग्लेक्ट किया था। सो यू कैन डिराइव दैट, बट द फाइनल रिजल्ट इज दिस। तो फाइनल रिजल्ट को एक बार लिख लेते हैं। कितना चेंज हो रही जी की वैल्यू? फाइनली ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और इसी रिजल्ट को मैंने दो अलग अलग जगह पे बताया, इक्वेटर पे और पोल पे। क्लियर है? इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0, तो ये जी की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पूरी कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बड़ा ही पॉपुलर न्यूमेरिकल है वो, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। मान लीजिए हमसे कहा क्वेश्चन, what should be the speed of rotation of earth so that the weight of a person at equator is 0। इक्वेटर पे बैठा हुआ बंदा वेटलेसनेस फील करे। जो बंदा इक्वेटर पे बैठा है उसको अपना वेट 0 फील हो, कोई वेट फील ना हो, इतनी तेज रोटेट करे अर्थ। देखो ये अर्थ है, रोटेट कर रही, यहां पे बंदा है बाहर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर, अंदर की तरफ mg। ये फोर्स इतनी ज्यादा हो कि इसके बराबर हो जाए, ताकि नेट फोर्स इस बंदे पे कितनी हो जाए? 0। इसके ऊपर कोई वेट नहीं ऐड करे, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप? चाहो तो आप फॉर्मूले से करो, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेटर की बात की है बच्चों, तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0, कॉस 0 इज 1। जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये बोल रहा बंदे का वेट कितना हो जाए? 0। मतलब वेट तो तभी 0 होगा जब इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। तो ये वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से g इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय आर। जब अर्थ की रोटेशन स्पीड ये होगी, काफी ज्यादा होगी, इतनी स्पीड हो जाए कि बाहर वाली फोर्स अंदर वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल, और इफेक्टिव जी कितना आ जाए? 0। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय आर। जब इस स्पीड से अर्थ रोटेट करेगी तो इक्वेटर पे बैठा हुआ बंदा वेटलेसनेस फील करेगा। पोल वाले को कोई फर्क नहीं, इस केस में भी पोल वाले को कोई फर्क नहीं। पोल वाले के लिए थीटा की वैल्यू 90, पूरा टर्म 0, उसको अपना वेट उतना ही फील होगा, पर इक्वेटर वाले का वेट 0 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक तरह से और पूछता है, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसी क्वेश्चन को सेम, अब ओमेगा की जगह टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बटे ओमेगा।
तो अर्थ का जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है 24 आवर्स है। जब 24 घंटे में एक बार घूमता है अभी तो अर्थ, वो कह रहा है ऐसा टाइम पीरियड हो जाए, बहुत तेज घुमाना पड़ेगा, तभी तो ये ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी। ओमेगा ज्यादा होगी तो बाहर वाली फोर्स ज्यादा, तभी अंदर वाले को जीरो। यानी 24 आवर्स में ना कंप्लीट करे और जल्दी कंप्लीट कर ले, तेजी से, समझ रहे हो, बहुत तेजी से घूमे अर्थ, जिसकी वजह से बाहर वाली फोर्स अंदर को कैंसिल। तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर इज जीरो, इक्वेटर पे बैठा बंदा वेटलेस हो जाए। तो आप बस फॉर्मूला लगा दो, मिल जाएगा आपको। क्या फॉर्मूला लगाओगे टाइम पीरियड का? 2 पाई बटे ओमेगा। तो 2 पाई बटे ओमेगा कितना है? अंडर रूट जी बाई आर, यहां रखोगे तो आएगा अंडर रूट आर बाई जी। आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू 9.8। ये सारी वैल्यूज रखोगे तो ये एक्सप्रेशन बड़ा फेमस है। मैं हमेशा देखो बहुत सी चीज बताता हूं, छोटी सी बात, वीडियो खत्म पे आ गया। ये एक्सप्रेशन बहुत फेमस है बच्चों। ये एक्सप्रेशन फिजिक्स में आपको बहुत मिलेगा, अभी इस चैप्टर में आगे मिलेगा, उसके बाद एसएचएम में कई बार ये एक्सप्रेशन मिलेगा। 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, ये टाइम पीरियड है, टाइम आएगा। तो ये जो टाइम आता है बच्चों वो करीब करीब 84 मिनट्स आता है। ये एक्सप्रेशन जहां भी दिखे 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, तो समझ जाना क्या आंसर है, 84 मिनट्स। ये एक्सप्रेशन बहुत दिखेगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, इस चैप्टर में एसएचएम में दिखता रहेगा। तो याद रखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 84 मिनट्स। तो अगर अर्थ अपना एक चक्कर 24 घंटे की जगह 24 आवर्स की जगह 84 मिनट्स में कर ले, एक घंटे के अंदर, 1.5 घंटे से भी कम, 1.5 आवर्स से भी कम में अगर अपना एक चक्कर करे, बहुत तेज घूमना पड़ेगा, कहां 24 घंटे में घूम रहा है एक चक्कर, ये कह रहा है कि 84 मिनट, 84 मिनट्स में घूम ले। इतनी तेज जब रोटेशन करेगा तो इक्वेटर पे बैठा बंदा अपना वेट जीरो फील करेगा, और इससे तेज करेगा तो बंदा बाहर फेंक जाएगा। तब हम लोग अर्थ पे रुकेंगे भी नहीं, अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड बहुत बढ़ गई तो हम अर्थ से बाहर चले जाएंगे। सो ये था इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए फैक्टर कि अर्थ से h हाइट ऊपर गए तो g की वैल्यू क्या थी, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अंदर गए तो क्या थी, gmr अपॉन r का क्यूब। और शेप की वजह से देखा कि पोल पे रेडियस छोटा तो g की वैल्यू पोल पे ज्यादा। फिर रोटेशन ऑफ अर्थ से देखा, तो हमने अलग अलग देखा। हाइट अबव में देखा, लास्ट में डिस्कस कर लें फिर वीडियो को एंड करें। हाइट अबव में देखा g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। फिर हमने डेप्थ बिलो में देखा, डेप्थ बिलो में देखा हमने क्या बोला, g डैश इज इक्वल्स टू क्या याद कर लो, g m r अपॉन r का क्यूब। फिर रोटेशन की वजह से देखा, रोटेशन की वजह से क्या दिखा, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा लिया है हॉरिजॉन्टल से। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0, पोल पे 90। हो सकता हो थीटा की वैल्यू 45 दे दे, कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, कर लेना अलग अलग केस। यहां के लिए एक एक्सप्रेशन और याद कराया था सिंपल वाला, g डैश इज इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर। याद आ गया, ठीक है। बाकी यहां पे r की जगह आर ई माइनस एच, और यहां पे स्मॉल r की जगह r प्लस एच। इतनी ही चीजें पढ़ी हमने घुमा फिरा के आज की वीडियो में। तो ये था पूरा वीडियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।